हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपको दृष्टि का जो करंट अफेयर ईयरली आता है, जो पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसका इंतजार करते हैं कि कब आएगा। आई दृष्टि भी इसे कह सकते हैं, आंखों वाली दृष्टि। तो ये शुरू किया गया है, जिसमें करंट अफेयर के तीन जो पार्ट पढ़ा दिया गया है। अब चौथा पार्ट पेज नंबर 67 से पेज नंबर 72 तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल सम्मेलन मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ाया जा रहा है। तो आप नॉलेज कैरियर एकेडमी पे रिकॉर्डिंग क्लास का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसमें आपको ये सारी जो है दृष्टि के सारे इम्पोर्टेंट पेज को पढ़ाया जाएगा, लाइन बाय लाइन। जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं इसी क्रम में अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो नंबर है G20। हमने पहले एक वीडियो में G20 G7 वगैरह पढ़ा दिया है, लेकिन अभी आ गया बीच में, तो इसको भी पढ़ाना पड़ेगा। चूँकि इम्पोर्टेंट है, रिवीजन के तौर पे हम इसको पढ़ा देंगे तो सही रहेगा, आगे एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं G20 सम्मेलन। 15-16 नवंबर 2022 को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष और 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जो कि बाली में, इंडोनेशिया की बाली में संपन्न हुआ था। ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन अब 18वां भारत में होगा, नई दिल्ली में, सितंबर में। और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। यहाँ पे जानने वाली बात ये और अच्छी बात है कि G7 जो मई जून में होगा, इसकी अध्यक्षता जापान कर रहा है। दोनों एशिया के देश G20 और G7 का अध्यक्षता कर रहे हैं। ये गौरव की बात है एशिया महाद्वीप के लिए। देखते हैं अब आगे दोस्तों। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद से वैश्विक नेताओं की पूर्ण भौतिक उपस्थिति, मतलब फिजिकल रूप से पहला ऐसा कोविड-19 के बाद है कि सभी नेता जो है फिजिकल रूप से एक सम्मेलन में उपस्थित हुए। पहला G20 शिखर सम्मेलन था, मतलब पहला था ये ऐसा सम्मेलन जिसमें भौतिक रूप से सभी लोग प्रेजेंट हुए। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजन इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर। आगे देखते हैं। ये 3 स्तंभों पर केंद्रित था: वैश्विक स्वास्थ्य और संरचना, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सतत ऊर्जा संस्करण, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल रूपांतरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं आगे। 17वें G20 शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आगे, इस सम्मेलन में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत थे। शेरपा पूछ लेता है कौन है, अभी 2023 का शेरपा कौन है, ये आप लोग याद करके बताइएगा कमेंट में कि 2023 जो G20 शिखर सम्मेलन होगा, इसके शेरपा किसको नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आगे, G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली, इंडोनेशिया में अन्य G20 नेताओं के साथ तमन, भूटान, राय, गुराह राय मैग्रो वनों का दौरा किया। ये मैग्रो पौधे लगाए गए, यहाँ मैग्रो पौधे लगाए गए। आगे देखते हैं। भारत इंडोनेशिया की G20 की अध्यक्षता के तहत मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC में शामिल हो गया, क्योंकि COP27 में इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात ने एक प्रस्ताव पारित किया था इसके बारे में। मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट का प्रस्ताव रखा था, तो इसमें भारत भी शामिल हो गया। ये जो है जलवायु परिवर्तन के लिए क्या था कि इसमें जो गरीब देश हैं उनकी जलवायु परिवर्तन पे, उसकी आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है या पूरे दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आकलन के लिए और उस पर का जो परिणाम है उसको बचाने के लिए, उन लोगों के हेल्प के लिए छोटे छोटे देशों का ये अलायंस बनाया गया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जाए। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय कि मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। ज्ञातव्य हो कि मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट को नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित, देखिए आया 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 COP27 के दौरान लॉन्च किया गया। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल अलायंस ऑफ क्लाइमेट के बारे में, ये तीनों जो एरो दिया हुआ है ये उसमें बताया गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर हम G20 पर आ गए। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। ओके, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्षता करेगा, मतलब अध्यक्ष बना रहेगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 19 से
सॉरी 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। ये याद रखिए, कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। बीच में कन्फ्यूजन था, कुछ एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर दिल्ली दोनों दे रहा था, तो अब कंफर्म हो गया कि न्यू दिल्ली में होगा। अब इसका जो विषय क्या रहेगा, थीम क्या रहेगा, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ये रहेगा। आगे देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा तथा नीले से प्रेरित है। आगे देखते हैं। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ में पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच में विकसित विकास को प्रदर्शित करता है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। दोस्तों, अब 15 अगस्त के बाद से हम लोग अमृतकाल में जो प्रवेश कर चुके हैं, तो G20 है अमृतकाल का सबसे बड़ा जो आयोजन होगा सम्मेलन का, वो G20 का होगा। क्योंकि SCO का भी होगा, SCO सम्मेलन होना है अभी 4 मई को होना भारत में। तो इसमें इतना बड़ा सम्मेलन नहीं, अब ये 8 से 9 देशों का सम्मेलन, 9वां देश अब ईरान जुड़ गया है। लेकिन G20 बहुत बड़े एक विश्व के सबसे बड़े देशों का जनसंख्या में भी और मॉनेटरी टर्म में भी का सम्मेलन है। तो G20 बहुत बड़ा सम्मेलन है भारत के लिए। आगे देखते हैं। ज्ञातव्य हो कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी जाती है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष मंत्री अतिथि देश में बांग्लादेश, मिस्र, इसको भी याद रखें। अतिथि देश कौन से होंगे G20, एक तो 19 देश वो, 18 देश वो होंगे और 19वां यूरोपीय संघ होगा। क्योंकि भारत उसका सदस्य है, तो यहाँ पे अध्यक्षता होस्ट कर रहा है, तो ये 20वां होगा। और इसके अलावा कौन कौन से देश होंगे, भारत ने किन किन देशों को अतिथि के रूप में बुलाया है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि 2021 में ब्रिक्स में अतिथि देशों के बारे में पूछ लिया था, तो ध्यान दें इस चीज़ का। बांग्लादेश 1, मिस्र 2, मॉरिशस 3, नीदरलैंड 4, नाइजीरिया 5, ओमान 6, सिंगापुर 7, स्पेन 8। अब यहाँ देखें, बांग्लादेश 1, मॉरिशस 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हैं, इसको याद कर लें। और तथा UAE 9वां देश भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो 9 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से पर मैं दोहरा देता हूँ। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। आगे देखते हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन यूँ उससे संबद्ध बैठकों का आयोजन केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं है। भारत के 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। क्योंकि अभी G20 की बैठक अभी बनारस में चल रहा है, या ख़त्म हो गया, 2-3 दिन पहले था। ऐसे अब लखनऊ में भी, आगरा में भी, ऐसे ऐसे शहरों में हो रहा है। जैसे वित्त का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का G20 शिखर सम्मेलन, ऐसे कर करके हमारे उत्तर प्रदेश में भी 4 जगह पे होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा, ये 4 जगह होगा। इसको UP स्पेशल में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। 11 से 12 फरवरी 2023 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन आगरा में किया गया। देखिए, आगरा में हो चुका है, बनारस में भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में। आगे देखें। भारत की G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमिक्स वर्किंग ग्रुप DEWG की प्रथम बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई। मतलब उत्तर प्रदेश की तीनों बैठक हो चुकी, ग्रेटर नोएडा का बचा बस। बनारस का हो चुका, लखनऊ का हो चुका, आगरा का हो चुका। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में G20 ट्रॉइका का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत एवं ब्राज़ील शामिल हैं ट्रॉइका में। आगे देखते हैं। यह प्रथम अवसर है जब G20 ट्रॉइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, 3 शामिल होंगी। यह तब हो कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में तथा वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। G20 अब इसके बाद कहाँ होगा, आपका ब्राज़ील में होगा 2024 में, अब फिर दक्षिण अफ्रीका में होगा।
ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये शिखर सम्मेलन अपना प्रतिनिधित्व पर्यटन को बढ़ावा देता है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये भी करता है। तो बहुत अच्छी बात है, जिस देश में आयोजित होता है वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा अधिक मिलता है। आगे देखते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वित्तीय व्यवस्था में संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद में 1999 में हुई थी। दोस्तों ये बताते चलें, G20 की स्थापना G7 देशों ने मिलकर किया था 1999 में, क्योंकि G27 की स्थापना 1975 में हुई थी। कनाडा 1976 में जुड़ा था उससे, 1998 में रसिया जुड़ा था तो G8 हो गया था। इन देशों ने मिलकर G20 की स्थापना की थी, विकसित देशों ने मिलकर G20 की स्थापना की थी। तो ये कहीं ना कहीं फादर ऑफ G7 है, इसका कह सकते हैं कि G20 का फादर कौन है, तो G7 है। आगे देखें, इसमें 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसमें शामिल देश 19 देश हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आगे देखते हैं। G20 समूह के सभी सदस्य समग्र रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का, वैश्विक व्यापार के लगभग 75% तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं, केवल अगर हम देख लें इनको 4 देशों को, ये चीन है। चीन लगभग 20% जनसंख्या का नेतृत्व करता है। 2011 में 19.5% था, अब ये 20% के लगभग नेतृत्व करता है। भारत 17.5 था तो अभी 18% करता है, तो 20 और 18 38 हो गया। इंडोनेशिया 3.5% जनसंख्या का नेतृत्व करता है, तो 41.5% हो गया जनसंख्या। यूके 4.5%, तो 41.5 45% हो गया। ब्राज़ील 2.5%। तो इस हिसाब से लगभग 60-65% ये लोग जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखते हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, देखें इसमें 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से से कम रूप में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का उद्देश्य G20 देशों के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य राष्ट्रों पर से स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना, मान्यता देना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में बेंगलुरु में हुआ था। ये देखिए कहाँ हुआ था, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में बेंगलुरु में प्रस्तावित है, हुआ नहीं था, प्रस्तावित है। आगे देखें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसकी अभी बात हो रही थी, UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 27वां सत्र COP27 6 से 20 नवंबर 2022 के मध्य शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। दोस्तों ये भी बताते चले कि शर्म अल शेख मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, वो हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे। ये भी हमको याद करना पड़ेगा, मिस्र इम्पोर्टेंट होता जा रहा है हमारे भारत के लिए। तो एक तो ये यहाँ पे हुआ COP27, फिर 2023 के जो गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि थे इनके राष्ट्रपति आपके मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी। आगे देखें, उल्लेखनीय है कि COP26 का आयोजन वर्ष 2021 में ग्लासगो शहर है यूनाइटेड किंगडम का किया गया था। COP27 में भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की विषय वस्तु पर एक पवेलियन स्थापित किया था। आगे देखें, यह तब हो कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया था। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री ने लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। वस्तुतः मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को
प्रेरित करेगा। आगे देखें, उल्लेखनीय कि मिशन लाइफ की अवधि 2022 से 28 तक है। यह मिशन व्यक्तियों और समुदायों को एक ऐसे जीवन स्तर को अपनाने हेतु प्रेरित करेगा जो प्रकृति के अनुकूल हो और उसे नुकसान ना पहुंचाए। आगे देखें, ऐसे जीवन स्तर को अपनाने वाले लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के रूप में मान्यता दी जाएगी। COP27 के समापन पर शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना, इम्प्लीमेंटेशन इंग्लिश में, थोड़ा सा हिंदी ऐसा लगता, को अंगीकृत किया गया। शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान अडॉप्टेड। आगे देखिए, COP27 के दौरान क्षति और नुकसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस एंड डैमेज निपटने हेतु एक कोष की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अब जो नए एस्पिरेंट हैं वो इसको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। लॉस एंड डैमेज क्या है? लॉस एंड डैमेज वो है जैसे जो विकसित देश हैं जिन्होंने अधिक कार्बन उत्सर्जन करके पूरे विश्व में तापमान वृद्धि कर दिया है। छोटे छोटे देशों में जो है भुखमरी आ गई है, वहाँ पे अन्न उत्पादन नहीं हो रहा है, ज़मीन बंजर हो गया या बाढ़ की स्थिति आ जा रही, तो इनकी क्षतिपूर्ति के लिए जो छोटे देश हैं जैसे द्वीप वाले देश हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ कुछ मुद्दा ऐसा उठा था COP27 में, जो देश थे जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उनके भविष्य पे संकट है और समुद्र का तल बढ़ता जा रहा है, वो डूबते जा रहे हैं समुद्र में, तो उन्होंने ये इस बात पे उठाया था कि हमने तो जो गलती नहीं की उसकी सज़ा हमें दी जा रही है। तो ये लॉस एंड डैमेज कोर्स उसी के लिए है कि जिन देशों को बिना गलती की सज़ा मिल रही है उनकी क्षतिपूर्ति की जाए और छोटे छोटे देशों की मतलब मॉनेटरी टर्म में रक्षा की जाए। ये है दोस्तों लॉस एंड डैमेज। आगे देखते हैं, ये कोष जलवायु संबंधी आपदाओं से संबंधित प्रभावित सुभेद्य देशों को क्षति और नुकसान की भरपाई हेतु धन उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए ये बात वही है। आगे देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा 3.1 बिलियन की एक योजना घोषणा की गई जो अब अगले 5 वर्षों में पूर्व चेतावनी प्रणालियों द्वारा सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस सम्मेलन में 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान सतत रूपांतरण हेतु खाद्य एवं पहल से लॉन्च किया गया। यह पहल वर्ष 2030 तक कृषि एवं जलवायु प्रणाली रूपांतरित करने के लिए जलवायु वित्त की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि COP28 का आयोजन 30 नवंबर से दिसंबर 2023 के मध्य दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हो। अब देखिए 2 क्वेश्चन ये हो गया। पहला कहाँ हुआ था? 27वां कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा कहाँ होगा, मतलब 28वां कहाँ होगा? ये दुबई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। तो 27वां कहाँ हुआ था? 27वां तो शर्म अल शेख में हुआ था। 26वां कहाँ हुआ था? 26वां हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में हुआ था। तो ऐसे हमें आगे पीछे का भी पढ़ते चलेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक साल आगे का, एक साल पीछे का और जिस साल हुआ उसका ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता इसके बारे में। और कुछ मेन चीज़ें याद करते चलें, जैसे दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब चीज़ें। अब देखें 22वां SCO शिखर सम्मेलन 16 दिसंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता परिषद की 22वीं बैठक कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई थी। समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक चीज़ मैं बताते चलूँ दोस्तों, जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और आयोजन हुआ था समरकंद में, तो हो सकता है कि ताशकंद समरकंद में आप लोग गलती कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि उसकी राजधानी ताशकंद में नहीं हुआ था, उसका एक शहर है समरकंद, वहाँ हुआ था। तो इन सब चीज़ों को बारीक बारीक चीज़ों को पढ़ते चलना चाहिए और उसे डिफ्रेंशिएट करते चलना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत ना हो। आगे देखें, सम्मेलन के उपरांत समरकंद, देखिए समरकंद घोषणा पत्र, चूँकि जहाँ पे सम्मेलन होता है उसके नाम से घोषणा पत्र जारी होता है। जैसे दिल्ली में अगर G20 शिखर सम्मेलन होगा तो उसके नाम से ये घोषणा पत्र जारी होगा। आगे देखते चले, सम्मेलन के दौरान ईरान को SCO के अस्थायी पद सदस्य का दर्जा प्रदान हेतु प्रतिबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब देखिए
अब पहले एससीओ के 8 सदस्य थे। अब ईरान जब इसकी सदस्यता ले लेगा तो कितनी हो जाएगी, 9। अब इसमें देखिए पहले ये 6 सदस्य थे। छठा सदस्य इसका जुड़ा था 15 जून 2001 को, 6 सदस्य हो गए थे। फिर जुलाई या सितंबर 2017 में पाकिस्तान और भारत एससीओ के सदस्य बने थे। अस्ताना एक जगह है कजाकिस्तान की, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था 2017 का। तो अस्ताना सम्मेलन में पाकिस्तान और भारत का क्रमशः 7वें और 8वें सदस्य बने थे। इसके 4 साल 5 साल बाद फिर से ईरान इसका नवा सदस्य बना है, तो ये भी ध्यान रखें। आगे देखें, साथ ही बेलारूस को एससीओ के सदस्य का दर्जा प्रदान की प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय भी लिया गया, मतलब बेलारूस भी बनेगा। मालदीव को संघाई सहयोग संगठन के संवाद पार्टनर का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बहरीन, कुवैत, यूएई तथा म्यांमार को भी एससीओ के भागीदार का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ये देखिए सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको पढ़िएगा 2-3 बार तब याद हो पाएगा। भागीदार दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मिस्र, सऊदी अरब तथा कतर को एससीओ संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने हेतु ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया। संघाई सहयोग संगठन के सचिवालय यूनेस्को के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि हेतु ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। वाराणसी भारत को 2022-23 में संघाई सहयोग की पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में घोषित किया गया। अब ये देखो इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए कि बनारस को 2022 और 23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ये बहुत गौरव की बात है बनारस और उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया के लिए भी। आगे देखते चलें, एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित होना वाराणसी पहला शहर है, बनारस पहला शहर है। वाराणसी को यह दर्जा प्रदान किए जाने के फलस्वरूप और एससीओ के सदस्यों के बीच पर्यटन और आगे मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। आगे देखें, वर्तमान में एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद का अध्यक्ष है। वर्तमान में भारत एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है। ये प्रथम अवसर है जब भारत एससीओ का अध्यक्ष बना है। भारत सितंबर 2022 से अगले वर्ष की अवधि के लिए एससीओ का अध्यक्ष है। अब ये 4 मई को होने जा रहा है एससीओ सहयोग संगठन तो भारत में, तो ये अभी भारत इसका अध्यक्ष है। बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि अब 2023 में G20 की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है और एससीओ संघाई सहयोग संगठन का भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अब आगे देखिए, भारत द्वारा एससीओ की अध्यक्षता का केंद्रीय विषय क्या है, ये थीम भी याद रखें, टुवर्ड ए सिक्योर एससीओ। सिक्योर का पूर्ण रूप निम्नवत है, ये भी याद रखें, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन द रीजनल, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ई फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक बार और, एस फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, ई फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ई फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। उल्लेखनीय है कि 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन, अब देखिए 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन भी है और 2023 में भी है, ये बहुत अच्छी बात है। 23 कितना इक्वल टाइप का है, 2023 में भारत में प्रस्तावित है। ज्ञातव्य कि भारत की मेजबानी 17 से 18 मार्च 2023 को वाराणसी में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। आगे देखें, एससीओ संघाई सहयोग संगठन एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। देखिए आगे ना, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी। एससीओ के 8 सदस्य राष्ट्र चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। पूर्ण सदस्य ग्रहण करने के इच्छुक एससीओ के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया। एससीओ के 6 संवाद भागीदार हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका तथा तुर्की है। भारत को वर्ष 2005 में एससीओ के पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि वर्ष 2017 में आस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में से पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसी समय ये जून या सितंबर का महीना था या जुलाई का था, तो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य बने थे कजाकिस्तान में। अगला,
पहला I2U2 शिखर सम्मेलन दोस्तों, I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दो आई है और दो यू है। 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के शासनाध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यायर लापिड, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए। प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था। ये लो आप, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, मेंस जो सितंबर में उत्तर प्रदेश PCS का, तो इसमें भी पूछा जा सकता है ये कि जो पहला I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ इसमें खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था। आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में दो प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की गई। कौन सी परियोजना थी ये देखते हैं। भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला, हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा परियोजना। आगे, यूएई ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने हेतु भारत में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का घोषणा की। विदित हो कि यूएई वर्ष 2023 UNFCCC COP27 का मेजबान देश है। 27 नहीं 28 का मेजबान देश है। I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की। इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता शामिल है। इस अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु अमेरिकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी पहले व्यवहार्यता अध्ययन के लिए लगभग 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण किया है। ये परियोजना भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य में योगदान देगी। आगे देखें। I2U2 समूह में 4 देश शामिल हैं। यह I2 से अभिप्राय भारत और इजराइल है। U2 से अभिप्राय संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपर्युक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। चूँकि I2U2 समूह पश्चिम एशिया एवं दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता, अतः इस समूह में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सही बात है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 के मध्य 48वें G शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लास एल्माउ बावेरिया आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुआ। 2022 में यह 7वां अवसर था जब जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इससे पूर्व 1978, 1985, 1992, 1999, 2007 तथा 2015 में जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। आगे देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में G7 सदस्यों यथा जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त जर्मनी द्वारा आमंत्रित अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका तथा यूक्रेन ने भागीदार देशों के रूप में भाग लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन अब जून में होगा, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश PCS का एग्ज़ाम है, तो यही पूछेगा आमंत्रित देश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं कौन कौन थे। देखिए अब ऐसे दोहराएंगे। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है, महाद्वीप का। ये भारत एशिया महाद्वीप का, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का, सेनेगल दक्षिण अफ्रीका का है, और दक्षिण अफ्रीका खुद दक्षिण अफ्रीका में है। यूक्रेन ये यूरोप का है। तो एक दक्षिण अमेरिका और 2 एशिया का और 2 अफ्रीका महाद्वीप का और एक जो है ये यूरोप महाद्वीप का। तो चार महाद्वीप में 1 2 3 4 5 6 4 महाद्वीप में 6 देश जो आमंत्रित किए गए थे जर्मनी में, ये ध्यान रखें। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उल्लेखनीय है कि जर्मनी द्वारा G7 की अध्यक्षता प्रोफेसर टुवार्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड के केंद्रीय विषय पर आधारित था। प्रोग्रेस टुवार्ड एन इक्विटेबल वर्ल्ड। आगे देखते हैं।
G7 शिखर सम्मेलन 2022 दौरान जलवायु संकट की प्रतिक्रिया के रूप में खुला एवं सहयोगी क्लाइमेट क्लब स्थापित पर सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि G7 देशों द्वारा विश्व बैंक के सहयोग 2022 में खाद्य संकट की प्रक्रिया स्वरूप अलायंस फॉर द फूड सिक्योरिटी की स्थापना की गई। अब देखें दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से जापान G7 का अध्यक्ष है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान 21 मई के मध्य आयोजित होगा, मतलब 20 से 21 मई के बीच में आयोजित होगा। ये देखिए, हमने बताया था कि वो G20 शिखर सम्मेलन भारत में, G27 ये जापान के हिरोशिमा में होगा। तो ये दोनों एशियाई देश। अब देखते चलेंगे दोस्तों क्या है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, ये कौन कौन बना है ये देखते चलें। ये देखिए, नेपाल राष्ट्रपति चुनाव 2023, 13 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इन्होंने विद्या देवी भंडारी, उस समय राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी, का स्थान लिया है। 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए चुनाव में इन्हें कुल वैध मतों का लगभग 65.5% प्राप्त हुआ। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी JSP के नेता राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए। आगे देखें, वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2023, ये आसपास में जो चुनाव होता है इसका प्रभाव पेपर पे दिखाई देता है। 1.3333 नंबर का, याद रखें इसको। दो मार्च 2023 को वियतनाम में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ नाम है इसका? वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने गुमेन जुआन फुक का स्थान लिया। गुमेन जुआन। शी जिनपिंग पुनः चीन के राष्ट्रपति बने। शी जिनपिंग, मार्च 2023 में शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। दोस्तों आपको पता होगा दिसंबर 2012 में ही चीन के 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे ये लोग। अब तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। ले केकियांग जो है प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति बने। आगे देखें, शी जिनपिंग माओ जेडांग के बाद चीन के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग का यह कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। पहले 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं 2022 से लेके 1 जनवरी 2013 से लेके दिसंबर 2022 तक। आगे देखें, नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव 2023, 25 फरवरी 2023 को नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू 36.6% मत प्राप्त कर विजयी रहे। बहुत सही। 29 मई 2023 को टिनुबू राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। आगे देखें, इक्वाटोरियल गिनी प्रधानमंत्री 1 फरवरी 2023 को मैनुअल रोका बोटो इक्वाटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मैनुएला रोका बोटो इक्वाटोरियल गिनी के पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, मतलब महिला हैं ये। मैनुएला रोको बोटे, इसको याद करने में महिला बनी है तो इनका पूछा जाएगा इक्वाटोरियल गिनी का। मैप में भी देख लेंगे इक्वाटोरियल गिनी। इनको दोस्तों मैप की एक क्लास ज्योग्राफी की लेंगे जिसमें देशों के बारे में पढ़ाएंगे जहाँ जहाँ पे नियुक्ति हुई है। थोड़ा सा करंट अफेयर की क्लास निकल जाए, इसके बाद में उसको देखते हैं। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाना है तो वो मैप के साथ में पढ़ा देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023, फरवरी 2023 में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद की कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को समाप्त होने के उपरांत मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव 2023, फरवरी 2023 में साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोस
क्रिस्टोडोलाइडस 55% मतों के साथ में साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने निकोस एनास्तासियादेस का स्थान लिया। चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव 2023। 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्रो पावेल विजयी रहे हैं। पेट्रो पावेल ने 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। इन्होंने मिलोस जेमैन का स्थान लिया। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री 25 जनवरी 2023 को क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। विदित हो कि क्रिस हिपकिंस ने यह पद तत्कालीन प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न के त्यागपत्र के पश्चात ग्रहण किया। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री चुनाव अक्टूबर 2023 में घोषित है। आगे देखें। नेपाल के नए प्रधानमंत्री 26 दिसंबर 2022 को पुष्प दहल कमल प्रचंड नेपाल के 26वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने शेर बहादुर देवबा का स्थान लिया। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने शपथ दिलाई। पुष्प कमल दहल प्रचंड सीपीएन माओवादी दल के नेता एवं अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व 2008-9 तथा 2016-17 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। आयरलैंड प्रधानमंत्री चुनाव, ये देखें दोस्तों, आयरलैंड प्रधानमंत्री चुनाव 17 दिसंबर 2022 को आयरलैंड की संसद के निचले सदन के लिए वरडकर को प्रधानमंत्री चुना गया। दोस्तों, बहुत गर्व की बात है कि आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं लियो वरडकर, ये महाराष्ट्र के मूल रूप से निवासी हैं। इनके जो पैतृक जो गांव है वो महाराष्ट्र में इनके पूर्वज रहा करते थे। ये बहुत अच्छी बात है। आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं। अब प्रधानमंत्री तौर पे दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व वर्ष 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके। इससे पहले भी रह चुके। जब ये पहली बार बने थे तो काफ़ी चर्चा में थे। ज्ञातव्य लियो वरडकर भारतीय मूल, ये देखिए, मूल महाराष्ट्र के ही हैं। देख, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति 7 दिसंबर 2022 को डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। क्या नाम है? डीना बोलुआर्टे। इससे पूर्व वह देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी, मतलब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। इस पद पर उन्होंने पेट्रो कैस्टिलो का स्थान लिया। फिजी आम चुनाव 2022। दिसंबर 2022 में फिजी में संसद आम चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव के बाद पीपुल्स अलायंस पार्टी के नेता सितिवेनी राबुका ने 24 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री पद भार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने फ्रैंक बेनिमारामा का स्थान लिया। मलेशिया आम चुनाव 2022। 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने इस्माइल साबरी याकूब का स्थान लिया। 19 नवंबर 2022 को मलेशिया में आम चुनाव संपन्न हुए थे। इस चुनाव में पकातन हरापन गठबंधन ने, क्या कहा नाम है, पकातन नाम अजीब है, पकातन हरापन गठबंधन ने 222 सदस्य वाली संसद में कुल 82 सीटों पर जीत दर्ज की। यद्यपि सरकार बनाने के लिए आवश्यक 112 सीटों के लिए उमनो गठबंधन ने पकातन हरापन गठबंधन का साथ दिया। स्लोवेनिया राष्ट्रपति चुनाव 2022। 13 नवंबर 2022 को नताशा पिर्क-मुशर स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। देखिए, जो प्रथम हैं उनको याद कर लें, प्रथम। आगे इन्होंने 23 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने बोस्त पहोर का स्थान लिया। ये सब छोड़ो, किसका स्थान लिया, इनका नाम याद रखो, नताशा पिर्क-मुशेर, स्लोवानिया। अब आगे देखते हैं। डेनमार्क आम चुनाव 1 नवंबर 2022 को डेनमार्क में आम चुनाव 2022 संपन्न हुए। इस चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विजयी रही। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मेटे फ्रेडरिक्सेन ने 15 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। यह इनका प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल। इससे पूर्व 2019 में प्रधानमंत्री बनी थी, यानी महिला है ये भी। मेटे फ्रेडरिक्सेन डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री हैं। सबसे युवा हैं, जैसे सबसे युवा कौन बने थे, यहाँ आइसलैंड की या फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, सबसे युवा थी वो। आगे देखते हैं। इजराइल विधायी चुनाव 2022।
1 नवंबर 2022 को इसराइल में 120 सदस्य वाले नेसेट हेतु चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को सर्वाधिक 32 सीटें प्राप्त हुई। 29 दिसंबर 2022 को बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। इन्होंने एक सेकंड, ये स्लाइड आ गया, ग्रहण किया। 29 दिसंबर 2022 को बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने यायर लेपिड का स्थान लिया। इससे पूर्व बेंजामिन नेतन्याहू वर्ष 1996 से 1999 तक 2009 से लेकर 2021 तक इसराइल के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। 25 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश हिंदू प्रधानमंत्री हैं। आगे देखें, ब्राज़ील आम चुनाव 2022। अक्टूबर 2022 में ब्राज़ील में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेशनल कांग्रेस आदि के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने जायर बोल्सोनारो का स्थान लिया। ज्ञातव्य हो कि इससे पूर्व 2003 से 2010 तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब देखें कोलंबिया भी उन्हें सटा हुआ है ब्राज़ील से, तो देखते चलें। 7 अगस्त 2022 को गुस्ताव मेट्रो ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये लेफ्टवादी हैं, ये भी ध्यान रखें, लेफ्टवादी हैं ये गुस्ताव पेट्रो। वो कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने वाले पहले ये देखिए दे दिए ना, वामपंथी नेता हैं। उन्होंने इवान ड्यूकू का स्थान लिया। जून 2022 को गुस्ताव पेट्रो ने राष्ट्रपति चुनाव जीता था। एक पेज और रह गया। माउंट मेरापिस ज्वालामुखी आपदाएं, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। ऊपर देखें शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। ये ज्वालामुखी जरूर याद रखें, पूछ लेगा माउंट मेरापी कहाँ की ज्वालामुखी है, ये पूछ सकता है। या तो ये पूछ सकता है माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश की है, या ये पूछ लेगा कि उस देश का नाम पूछ लेगा, फिर इससे मिलाने के लिए दे देगा, कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन दे देगा, तो याद रखें। इंडोनेशिया सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। माउंट मेरापी की ऊंचाई 2911 मीटर, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। चक्रवात फ्रेडी 21 फरवरी लेटेस्ट आया हुआ है, तो याद रखें। 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर तट पर लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का प्रभाव के मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया तथा रियूनियन द्वीप पर देखा गया। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ था तथा दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8000 किमी दूरी तय कर मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। मेडागास्कर की तरफ बढ़ गया। यह अब तक के इतिहास के सर्वाधिक दिनों तक 34 दिन रहने वाला चक्रवात है। नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिण गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा होने का रिकॉर्ड बनाया है। उल्लेखनीय है कि संचित चक्रवात ऊर्जा का ऐसा सूचक है जो किसी चक्रवात के जीवन काल के दौरान उससे संबंध पवन ऊर्जा की कुल मात्रा को मापता है। अब देखिए, इस चक्रवात को बहुत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस चक्रवात को 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया। चक्रवात गैब्रियल 11 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया। प्रारंभ में यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो न्यूजीलैंड में उपोष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया। 8 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इस चक्रवात को ग्रेवियल नाम दिया। फ्रेडी का भी नाम उन्होंने दिया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने, और ग्रेवियल का भी नाम इन्होंने दिया था। इस चक्रवात को गंभीर श्रेणी 3 में के तहत वर्गीकृत किया गया। ये चक्रवात 1968 में आए चक्रवात गीसेले के नाम के बाद न्यूजीलैंड से टकराने वाला सबसे घातक चक्रवात रहा। इस चक्रवात के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो आपातकाल की घोषणा न्यूजीलैंड में की गई, किस लिए की गई? तो गैब्रियल जो चक्रवात आया था इसके लिए किया गया। तुर्की और सीरिया में भूकंप, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया।
6 फरवरी 2023 को दक्षिण और मध्य तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का अति गंभीर भूकंप आया। भूकंप का अधिकेंद्र दक्षिण मध्य तुर्की में गाजियानटेप शहर के पास था। इस भूकंप में दोनों देशों के लगभग 57,000 लोगों की मौत हो गई। 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा दोनों देशों में राहत एवं बचाव सामग्री के लिए ऑपरेशन दोस्त, ये याद रखें, मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आप वीडियो देख सकते हैं ऑपरेशन दोस्त के बारे में। उसमें काफ़ी डिटेल बताया गया। उसमें जो 2 डॉगी गए हुए थे उन्हें तुर्की के लोगों ने बड़ा सम्मान दिया था, उन्हें छू के बहुत अच्छा महसूस किया था। उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उनका नाम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उस ऑपरेशन दोस्त के नाम से मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है नॉलेज कैरियर एकेडमी पे। बहुत ही अच्छा लगा था वो पल जब इतना सम्मान भारतीयों को दिया गया था। आगे देखते हैं। भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान के लिए एरोस्पेस के ड्रोन, दोणी तथा डक्स स्क्वाड प्रयोग किया। भारत ने राहत सामग्री तथा राष्ट्रीय रक्षा प्रतिक्रिया बल का के लिए C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड, ये इसको याद रखें, C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड विमान का सहारा लिया। ज्ञातव्य कि वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन तथा रूस के दौरान भेजने प्रतिक्रिया बल नीचे आक्रमण के दौरान भारत के पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का संचालित किया था। लेकिन यहाँ तुर्की सीरिया के लिए कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन दोस्त। वीडियो जरूर देखेंगे ऑपरेशन दोस्त का यूट्यूब चैनल और नॉलेज कैरियर एकेडमी पे जाके ऑपरेशन दोस्त के बारे में काफ़ी अच्छा हमने बताया, उसको पढ़ें। आगे देखें। जोशीमठ भू धसाव। जनवरी 2023 में इसरो की एक रिपोर्ट में 27 दिसंबर 2023 और 8 जनवरी 2023 के मध्य 5.4 सेमी भूधसाव का खुलासा किया गया था। वो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा शहर। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2022 के मध्य जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर का धसाव उत्पन्न हुआ है। इसरो ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कार्टोसैट 2S उपग्रह का प्रयोग किया। आप देखो, आप ये ध्यान रखो, आप कार्टोसैट 2S, इसमें कट गया है PDF में, लेकिन यहाँ पे कार्टोसैट 2S कार्टोसैट 2S उपग्रह का सहारा लिया। विदित हो कि जोशीमठ भारत के भूकंपीय जोन 5 में स्थित है, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र को दर्शाता है। चक्रवात मैंड्स। आगे देखें। 9 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्वी तट पर बंगाली खाड़ी उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंड्स के टकराया। इसका लैंडफॉल क्षेत्र में ममल्लपुरम तमिलनाडु के आसपास था। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा इस तूफान को बहुगंभीर चक्रवात की श्रेणी में रखा गया। इस चक्रवात का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। मैंडस का अरबी अर्थ होता खजाने का पिटारा। मैंडस नाम तो अच्छा नहीं है फिर मैंड्स। आगे देखें। सितरंग चक्रवात। 24 अक्टूबर 2022 को चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग को लैंडफॉल किया। इसने बांग्लादेश के अतिरिक्त भारत, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम एवं मेघालय को भी प्रभावित किया। इस चक्रवात को सितरंग नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया। ये जो नाम देते हैं ये संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था इसका नाम मैंडस का, और सितरंग का नाम दिया था थाईलैंड ने। ये बहुत ध्यान से पढ़ें। सितरंग एक थाई सरनेम है। आगे देखें। स्पंज विरंजन। जून 2022 में